हेलो बच्चों, मैं आनंद तिवारी आपके अपने कैट क्लासेस चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, अपना रनिंग चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग आज की क्लास में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम किलिंग नहीं करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं बेटा क्या है यहाँ पर। जो अपनी स्पीसीज है यहाँ पर हम लिखें टाइप्स ऑफ मास। ठीक है। अच्छा, जो स्पीसीज हैं बेटा ये कितने टाइप की हैं? दीज आर टू टाइप। एक है अपना एटम और दूसरा है मॉलिक्यूल। एक क्या है? एटम और दूसरा है मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक मास की स्टडी हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। फिर भी यहाँ पर देखते हैं, जो मास हम देखते हैं इस मास को पढ़ते हैं। एक को एटॉमिक मास क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मास। दूसरा होता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। और तीसरा है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। और नेक्स्ट है अपना मोलर मास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोलर मास। ठीक है ना? सिमिलरली यहाँ पर भी हम स्टडी करेंगे। पहला है यहाँ अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और यदि मॉलिक्यूल है तो क्या पढ़ोगे? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट थर्ड नंबर यहाँ पर क्या था? एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और फोर्थ पॉइंट है मोलर मास। तो यहाँ पर भी आता है मोलर मास। ठीक है। तो इनकी हमें स्टडी करनी है। अच्छा, याद रखो कि पिछले क्लास में हम लोग एटॉमिक मास की स्टडी कर चुके हैं और मॉलिक्यूलर मास की भी स्टडी कर चुके हैं। फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या होता है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास, ठीक है ना? एटॉमिक मास को ही हम बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास। इसी को एक नेम और है एक्चुअल एटॉमिक मास। याद रखो, जब भी क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड द एक्चुअल एटॉमिक मास, तब हम एटॉमिक मास की ही बात करेंगे। गॉट इट? अब यहाँ पर इसका जो यूनिट है, यूनिट जनरली हम क्या लेते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और मॉडर्न केमिस्ट्री में यू लिख देते हैं, यूनिफाइड। क्या लिखते हैं? यूनिफाइड कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। क्या पढ़ते हैं इसको? एटॉमिक मास। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का मास क्या है? 1। यूनिट क्या लेना है? AMU। हीलियम का मास कितना है? 4। यूनिट क्या लेना है? AMU। सोडियम का मास 23। AMU। ये बेटा हमें याद करना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स 118 हैं, सभी का एटॉमिक मास दिया गया है। लेकिन पूरा याद नहीं करना है, हमें जनरली 30 तक याद रखना है। 30 के आगे का मत याद करिए। ठीक है। जबकि आज के युग में कंपटीशन में एटॉमिक मास हर एलिमेंट का दे देता है। ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर एटॉमिक मास को हम इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अब अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन सैंपल। इन गिवन सैंपल। तो क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सैंपल। टोटल मास ऑफ सैंपल इन AMU divided by atomic mass। atomic mass of एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक मास लेना है, किसमें लेना है?
AMU। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि एक सैंपल है, सपोज करो एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, एग्जाम्पल है इन ए सैंपल, ठीक, इन ए सैंपल 52 AMU हीलियम गैस प्रेजेंट, हीलियम गैस प्रेजेंट, फाइंड एटम्स ऑफ हीलियम, हीलियम के कितने एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब आपको अभी ट्रिक क्या दी गई है, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास सैंपल का टोटल कितना है 52 AMU, 52 AMU और हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, जस्ट आपने अभी याद किया हीलियम का 4 AMU, तो डिवाइडेड बाई 4 AMU कितना बन गया, AMU से AMU कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 13 एटम्स। कितने हीलियम के एटम्स हैं, 13 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। गॉट इट, क्लियर हुआ ना। यही जो है इस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड कर लेते हैं। एज इट इज मान लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की बात चले तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बेटा, ये क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज नोन एज, क्या पढ़ेंगे, इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास, इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास, इसको पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास, और इसका भी यूनिट क्या है AMU, और मॉडर्न केमिस्ट्री में क्या लिख देते हैं, U लिख देते हैं, यूनिफाइड। गॉट इट। और इसी को एक नाम और भी देते हैं एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। दूसरा नेम क्या है इसका, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सिग्मा XI/MI, या हम ये भी कह सकते हैं X1 M1 प्लस X2 M2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां पर X क्या है, बोलो, X इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के कितने एटम हैं, और M क्या है, M इज इक्वल टू, M इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जिस एलिमेंट की बात चल रही है उसका एटॉमिक मास कितना है, ये होता है M। ठीक है, तो अगर दो एलिमेंट है तो X1 M1 प्लस X2 M2, तीन है तो आगे और जोड़ो तो X3 M3, चार है तो और आगे जोड़ो तो X4 M4। जैसे देखो एग्जांपल, आपसे कहा गया मीथेन, अब बताइए मीथेन में कितने एलिमेंट हैं, एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन, तो कार्बन के लिए X कितना हो गया, एक कार्बन है तो X1 मान लिया 1, M1 कितना हो गया, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12 AMU। हाइड्रोजन के लिए बोलो X2 कितने हाइड्रोजन है, 4, और M2 कितना हो गया इसके लिए, हाइड्रोजन का 1 AMU है। तो बताइए बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, मॉलिक्यूलर मास किसका निकाल रहे हैं, मीथेन का, तो फॉर्मूला हो गया X1 M1 प्लस X2 M2, X1 कितना है 1 इंटू 12 AMU प्लस 4 इंटू 1 AMU, तो टोटल कितना हो गया 16 AMU हो गया, ये आंसर आ गया। जैसे आपसे कहा गया सेकेंड एग्जाम्पल देखो, नंबर 1, नंबर 2, H2SO4, हाउ मैनी एलिमेंट्स हियर, 3 एलिमेंट्स हैं,
हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको हम इस तरह देख सकते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के लिए हमने X1 लिया, कितने हाइड्रोजन है? 2। M1 कितना हो गया? 1 AMU। सल्फर के लिए X2 कितना है? 1। M2 कितना हो गया? 32 AMU। और ऑक्सीजन कितनी है? 4, तो X3 कितना हुआ? 4। और M3 कितना हो गया? 16 AMU। अब बताइए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू X1 M1 प्लस X2 M2 प्लस X3 M3। बोलो बेटा, X1 की वैल्यू कितनी है? X1 है 2 इंटू 1 यूनिफाइड प्लस 1 इंटू 32 यूनिफाइड प्लस 4 इंटू 16 यूनिफाइड। टोटल मास कितना हो गया? जब पूरा सम कर दिया तो ये हो गया जाकर के इज इक्वल टू 98 यूनिफाइड। गॉट इट? ये है एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। एक एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। सिंपल सी ट्रिक दिमाग में रखो। हम लोगों ने पिछली क्लास में AMU की भी स्टडी की थी। एक लाइन यहां पर देख लेते हैं, AMU क्या पढ़ते हो? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री में इसी को क्या पढ़ते हैं? यू का मतलब हो गया यूनिफाइड। यूनिफाइड, ये यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या होता है AMU? तो याद रखो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कौन सा कार्बन लेना है? कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एटम। ये है 1 एटॉमिक मास यूनिट। हम कह सकते हैं 1/12 ऑफ 1 कार्बन, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 मॉडर्न केमिस्ट्री में रेफरेंस एलिमेंट है। स्टैंडर्ड एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, जहां पर भी हम कंसीडर करेंगे। अब जब भी रिलेटिव कंडीशन आने लगेगी तो हम क्या लेंगे? कार्बन 12। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो। ठीक है, कार्बन की एक एटम का वेट, ठीक है, कार्बन के 1 एटम का वेट अगर हम इसको मान लेते ग्राम में ले लें, किसमें ले लें? ग्राम में, तो ये हो गया मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसकी जो वैल्यू आती है तो वो वैल्यू कितनी होती है? तो ये वैल्यू आती है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम होती है। याद रखो 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 इज इक्वल टू होता है 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इसी को हम कहते हैं 1/Na। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो ये हो गया 1 AMU, या हम इसको इस तरह भी लिख दें 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23, या हम 1/Na लिख दें। किस में आएगा? ग्राम में आएगा। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। 1 AMU की ग्राम में क्वांटिटी कितनी है? इतने ग्राम, इतने ग्राम, इतने ग्राम। चाहे जिस ढंग से याद रखो 1/Na। एक AMU में कितने ग्राम होते? 1/Na। एक AMU में कितने ग्राम होते? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और किलोग्राम में आ जाएगा 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम हो जाएगा। ये ग्राम चल रहा है। ये क्या है बेटा? ये सब ग्राम है, लेकिन किलोग्राम में ये वाला लॉजिक एंट्री करेगा। ठीक है ना? तो एक
ग्राम में कितने एवोगैड्रो कितने एएमयू है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है। 1/Na ग्राम इज इक्वल टू कितने एएमयू हैं? 1 एएमयू। तो 1 ग्राम में कितने हो गए? एएमयू हो गए, या 6.022 इंटू 10⁻23 एएमयू हो जाता है। गॉट इट? क्लियर हो गया? जो 1 एएमयू है, 1 एएमयू की वैल्यू क्या है? मास ऑफ, बोलो मास। अगर हम हाइड्रोजन के लिए ले लें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास 1 एएमयू है। 1 पार्टिकल होता है, केवल प्रोटॉन होता है। तो इसको और अगर डिटेल से देखना चाहो तो 1 एएमयू इज इक्वल टू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। किसमें हम ले रहे हैं? चाहो तो ग्राम में ले लो, चाहो एएमयू में ले लो, या हम कहें मास ऑफ 1 प्रोटॉन, या हम कहें मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ये क्या है? 1 एएमयू। क्या है बेटा? 1 एएमयू। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल में हीलियम है, हीलियम 2He4, यही है ना? पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन कितने हैं? 2। न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। ठीक है, तो बताइए कितने एएमयू का मास हो गया? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 एएमयू, 2 प्रोटॉन 2 एएमयू, 1 न्यूट्रॉन 1 एएमयू, 2 न्यूट्रॉन 2 एएमयू। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी तो वो कितनी हो जाएगी? 4 एएमयू। हीलियम का जो मास है, ये देखो ऊपर जो लिखा है, ये किस में लिखा होता है? एएमयू में लिखा होता है। 1 हीलियम एटम का मास कितना है? 4 एएमयू। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है 7 14, बताइए ये क्या है? 14 14 14 का मतलब हो गया सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यही तो हो गया ना। और ये मास नंबर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? 14 एएमयू। समझ गए? तो ये होता है एएमयू। एएमयू में जो याद करने वाला पॉइंट है, तो किसी एलिमेंट का जो ए है, ए ऊपर वाला जो सिंबल है सुपर स्क्रिप्ट वाला, उसे हम क्या कहेंगे? सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही तो न्यूक्लियॉन होते हैं। टोटल उठा लो, एएमयू में लिख दो। ठीक, टोटल उठा लो, एएमयू में लिख दो। अगर हम लिखें, ये लिखें नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, तो इसका मतलब क्या है? मास नंबर कितना है? इसका मास नंबर है 14, और मास क्या है? तो मास क्या लिखोगे? 14 एएमयू। बस ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। समझ रही हो ना? जैसे हम लिखें क्लोरीन, क्या लिखा बेटा? क्लोरीन Cl 1735, बताइए इसका मास नंबर क्या है? मास नंबर, तो तुरंत आप कहेंगे सर मास नंबर 35 है। तो मास क्या हो गया? मास का मतलब यहाँ पर एटॉमिक मास कितना हो गया? 35 एएमयू। किसी एलिमेंट के मास नंबर, ये नंबर है, यहाँ पर यूनिट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, एक कटोरी एक टोकरी में केले रखे हैं, कितने केले रखे? 12। हाउ मैनी बनाना, तुरंत आप कहेंगे सर 12, कोई यूनिट नहीं है। इसी तरह मास नंबर का कोई यूनिट नहीं है। लेकिन जब हम कहें कि उसका एटॉमिक मास कितना है, तो तुरंत आप कहेंगे सर 35 एएमयू। क्योंकि मास का यूनिट होता है, एएमयू है, ग्राम है, किलोग्राम है, कुंटल है, टन है, मैट्रिक टन है, इनका तो यूनिट होता है ना। तो जब हम मास नंबर में एएमयू लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एटॉमिक मास बन जाता है। समझ गए ना? ये होता है एएमयू। इसी तरह मॉलिक्यूल में होता है। इसी तरह किसमें होता है? मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल के मास में एएमयू लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? मास, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा।
दूसरा टर्म क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब हर जगह यूनिट लगाना तो उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि इसका भी कोई एक तरकीब निकाल दिया जाए। तो उन्होंने तरकीब क्या निकाली, एक मास लिया जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये एक रेफरेंस एलिमेंट है, उस रेफरेंस एलिमेंट के मास से कितना मास अधिक है जो एलिमेंट को हम देख रहे हैं, जिस एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं। तो रेफरेंस एलिमेंट क्या है यहां पर देखो, कार्बन 12। अभी हमने क्या बताया, अब मॉडर्न केमिस्ट्री में रेफरेंस एलिमेंट कार्बन 12 ही चलेगा। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। लेकिन आपको कौन सा लेना है, कार्बन 12 लेना है। कार्बन 12 इज द रेफरेंस एलिमेंट, कार्बन 12 इज द स्टैंडर्ड एलिमेंट। गॉट इट, क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज मास ऑफ वन एटम, इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट with respect to 1/12 the mass of one carbon 12 atom. ठीक, relative, that is relative atomic mass is equal to mass of one atom of an element, कोई भी एक एलिमेंट है, डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ठीक, अब अगर ये आपने एएमयू में ले लिया, किस में ले लिया, एएमयू में, तो ये भी किस में है, एएमयू में। होगा क्या दोनों में ही केस में, एएमयू से एएमयू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इट इज यूनिटलेस नंबर। ये भी एक यूनिटलेस नंबर ही होगा। ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है किसी एक एलिमेंट का, एक एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 से कितने गुना भारी है, हाउ मैनी टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। How many times the mass of one atom of an element is heavier compared to 1/12 the mass of one carbon 12 atom? Got it? वो यहां पर है। ठीक है, अब इसी में अगर एटम की बात चल रही तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात चले तो यहां पर टर्म क्या आ जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को हम लेते हैं RMM। सेम कंडीशन यहां पर भी है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। यहां पर मॉलिक्यूल ले लो, यहां पर एटम ले लिया, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, नीचे की कंडीशन सेम है, क्योंकि कार्बन 12 रेफरेंस एलिमेंट है। कार्बन 12 का मास कितना है, 12 डिवाइडेड बाई 12 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। सिर्फ हुआ क्या, अरे वही यूनिट लेस हो गया। हम तो ये कहते मास नंबर आ गया, मास नंबर में यूनिट नहीं होती है। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम ले लिया। ठीक है, अब हीलियम का ऊपर कितना है, 4 है, तो बेटा क्या बनेगा, देखो दिस इज इक्वल टू, हीलियम का मास कितना है 4 AMU डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है 12 AMU। क्या करना है, AMU से AMU कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, कितना आ गया 4 आ गया। ये क्या कहना चाहता है कि हीलियम के
एक एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 से 4 गुना अधिक भारी है। यही बनाना, फिर नंबर वही रहेगा जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग अलग अलग ढंग से अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रिलेशन बना दिया, रिलेटिव कंडीशन ले ली, तो हुआ क्या, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया। जरा इसको फिर एक बार रिपीट करो। द मास ऑफ वन हीलियम एटम इज 4 times heavier than 1/12 the mass of one carbon 12 atom. The mass of one helium atom is 4 times heavier than 1/12 the mass 1/12 into mass of one carbon 12 atom. Got it? Similarly, next example देखते हैं। जैसे हमने मीथेन लिया, इसका हमें निकालना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। बताओ बेटा क्या बनेगा, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16 AMU डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू 12 AMU। ये तो कार्बन वाली कंडीशन हो गई। क्या रिजल्ट आ रहा है, AMU से AMU कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, इज इक्वल टू 16। आप चाहो आगे जोड़ दो टाइम्स, it is not a unit. How to explain? The mass of one methane molecule is 16 times heavier than 1/12 the mass of one carbon 12 atom. The mass of one methane molecule is 16 times heavier than 1/12 the mass of one carbon 12 atom. This is known as relative atomic mass. एग्जैक्टली मास नंबर के ही इक्वल होता है। मास नंबर में भी यूनिट नहीं, इसमें भी यूनिट नहीं है। जैसे लिखा है मीथेन 16, तो आप कह सकते मास नंबर 16। आप कह सकते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 16। और अगर AMU लगा दिया तो क्या बन गया, मॉलिक्यूलर मास। तो क्या बन गया, मॉलिक्यूलर मास बन गया, या एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगेन देखो, आपसे कहा गया C6H12O6, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि भाई इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो बेटा इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज। बताओ बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180 AMU डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू 12 AMU। ठीक है, अब यहां पर AMU से AMU कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, कितना आ गया, 180 टाइम्स। चलो मेरे साथ रिपीट करो, कैसे समझाओगे, पहले हिंदी में देखते हैं। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1 एटम के मास के 1/12 से 180 गुना हैवी है, भारी है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 से 1/12 से 180 गुना भारी है। इंग्लिश में क्या बोलोगे, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ one carbon 12 atom. This is known as relative molecular mass of glucose. क्लियर हो गया। तो ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। गॉट इट, ठीक। तो ये था रिलेशन का काम। अब जैसे मान लो कि यहां पर लिखा है कि मान लेते आपसे कहा गया नाइट्रोजन 14, ठीक है। अब आप बताइए क्या क्या कह सकती हो। आप कह सकते सर मास नंबर कितना है, तुरंत आप बोले सर मास नंबर 14 है, यही तो बोलोगे। आपसे कहा गया रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, तो आपने कहा 14 है। समझ रही हो ना। आपसे कहा गया कि भाई इसका एटॉमिक मास कितना है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज आल्सो 14 बट प्रेजेंट हियर
ANU। ये रिलेटिव एटॉमिक मास में सिर्फ इतना ऐड करना है कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 से कितना हाई है, 1/12, 12 में 12 कैंसिल हो जाएंगे। पुराने जमाने में ओल्ड कन्वेंशन क्या थी, रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास में स्टैंडर्ड एलिमेंट क्या क्या लिया जाता था, ठीक, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन लिया जाता था, 1/1 इंटू मास ऑफ वन हाइड्रोजन वन एटम। पहले बेटा हाइड्रोजन लिया जाता था, ठीक, और एक चीज और ली जाती थी, क्या है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/16 इंटू मास ऑफ, बताइए, 1 ऑक्सीजन 16 एटम। ये चलता था। तो ये हमारा कन्वेंशन कौन सा है, ओल्ड है। ओल्ड में ऑक्सीजन भी आता था और हाइड्रोजन भी आता था। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में अब क्या आ गया, 1/12 कार्बन है। और जब भी रेफरेंस एलिमेंट की अब बात चले मॉडर्न केमिस्ट्री में, तुरंत आप कार्बन 12 की बात करो। कार्बन 12 भी रेफरेंस एलिमेंट है, स्टैंडर्ड एलिमेंट है, हर जगह कार्बन 12 आएगा। तो यहां तक तो आप समझ गए, ओके। बढ़े आगे, दूसरा हो गया, तीसरे नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर है एवरेज एटॉमिक मास। अब आप देखिए, पुराने जमाने में केवल सिंगल एक एलिमेंट का एक ही एटम था। जैसे कि डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने कहा था कि सेम एलिमेंट के सभी एटम का मास सेम होता है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के एटम का मास डिफरेंट होता है। कहने मतलब दो अलग अलग एलिमेंट के एटम के मास अलग अलग होते हैं, ठीक है। मॉडर्न केमिस्ट्री ने बहुत प्रोग्रेस की। मॉडर्न केमिस्ट्री में आइसोटोप्स फाइंड हो गए। सेम एलिमेंट के एक से अधिक टाइप के आइटम पॉसिबल हैं जिनके मास अलग अलग होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। अगर एटम्स के मास अलग अलग हैं तो फिर वहाँ पर जब हम मास निकालते हैं तो जितने भी एटम्स हैं उन एटम के मास का एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। भाई कितने परसेंट नेचर में प्रेजेंट है, इसके अकॉर्डिंग रिलेटिव अबंडेंस का यूज करके और एटम के मास का एवरेज निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं, ये जिन एलिमेंट के आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, जिन एलिमेंट के आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट में एवरेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और जिनके प्रेजेंट नहीं है उन पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी खुशखबरी की हम बात आपको बताएं, ऐसा कुछ याद ही नहीं रखने, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के आइसोटोप्स हैं। खुश, तो ऑल एलिमेंट्स हैव देयर आइसोटोप्स, इसका मतलब हर जगह ये रूल भी अप्लाई होगा। अब आप देखते हो मास नंबर अलग हो गया, मास नंबर अलग है, लेकिन जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं और पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1.008। ये फ्रैक्शन कहां से आ गया, हर एक का देख लो, नाइट्रोजन का देखो, ऑक्सीजन का देखो, हर एक में फ्रैक्शन प्रेजेंट है। आयरन का, सभी में फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का लॉजिक क्या है, दैट्स मीन यहां पर ये एवरेज एटॉमिक मास है। कौन सा है, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, देखना ध्यान से। एवरेज एटॉमिक मास, इट इज वेट एवरेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। ये वेट का एवरेज है डिफरेंट आइसोटोप्स का जो कि सेम एलिमेंट में प्रेजेंट है। दूसरा है, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज एलिमेंट्स विच हैव आइसोटोप्स। जिन एलिमेंट में आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं
उन पर ये रूल अप्लाई होगा, और जिनमें प्रेजेंट नहीं है उन पर अप्लाई नहीं होगा। जनरली सभी पर अप्लाई है, चूंकि सभी फ्रैक्शन में आती हैं। मास नंबर अलग है, नंबर क्या है? मास नंबर द सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, क्योंकि जो नंबर में काउंट होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं आते। लेकिन जब हम मास की बात कर रहे हैं तो मास में क्या है? दिस इज दी एवरेज, यहां पर हम एवरेज लिख रहे हैं, ठीक है। तो एम एवरेज हम कैसे निकालेंगे? एम एवरेज दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। दूसरे ढंग से क्या लिख दें? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू x1 m1 x1 m1 plus x2 m2 plus x3 m3 plus dot 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 divided by x1 plus x2 plus x3। ठीक, या शॉर्टकट में अगर लिख दें तो सिग्मा एक्स आई एम आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स आई। ठीक, सिग्मा का मतलब सम, एक से चलिए और जब तक मिले तब तक सम करते चलिए, ठीक है। अब यहां पर जब हम x है क्या? x को हम बोलते हैं परसेंटेज अबंडेंस, या हम कहें रिलेटिव अबंडेंस। अबंडेंस, अरे भाई नेचर में कितने परसेंट प्रेजेंट है? जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, लेकिन नेचर में तो तीनों का परसेंटेज कंपोजिशन अलग अलग है। हाइड्रोजन 1H1 सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, उससे कम हाइड्रोजन 1H2, और सबसे कम हाइड्रोजन का 1H3। ट्राइटियम, ट्राइटियम तो रेडियो ट्राइटिनियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, लेकिन है तो तीनों सिमिलरली। अच्छा, मास क्या है? एम क्या है? एम इज इक्वल टू मास नंबर। ये बेटा क्या हो गया? मास नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब कितने परसेंट प्रेजेंट है और उसका मास नंबर। ठीक, कितने परसेंट प्रेजेंट है? मास नंबर। कितने परसेंट प्रेजेंट है? मास नंबर। ये ले लो और टोटल रिलेटिव अबंडेंस ले लो, सॉल्व कर दो, आपको एवरेज एटॉमिक मास यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? परसेंटेज अबंडेंस कितना प्रेजेंट है, उसका एटॉमिक मास कितना है, एक एक कर लेना है, एक एक आइसोटोप्स का 1 1 1। ठीक, जैसे मान लो क्लोरीन की अगर बात चीज है, देखो एग्जाम्पल पढ़ा है, हाँ ये देखो भाई क्लोरीन है। ठीक, अब ये जो क्लोरीन है यहाँ पर तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसका कैलकुलेशन आप करेंगे, हम इसी को सिंपल टर्म में सॉल्व करते हैं। ये आपका होमवर्क है। अब ये सॉल्व कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन के आइसोटोप्स कितने हैं? क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 हमने लिया एंड क्लोरीन 37 ले लिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्लोरीन 35 जो है इसको हमने कहा ये नेचर में जो प्रेजेंट है 75% प्रेजेंट है, 75%, और ये प्रेजेंट है 25% प्रेजेंट इन नेचर। प्रेजेंट इन नेचर पूछ क्या रहा है हमसे? एम एवरेज निकालिए। क्या निकालना है? एम एवरेज। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा ध्यान से, जो क्लोरीन 35 है Cl35, इसका x कितना हो गया? x1। रिलेटिव अबंडेंस कितना है? 75। और बेटा m1 कितना है? कितना है एटॉमिक मास? 35 AMU, ठीक है ना। और क्लोरीन 37 कितना है? इसका x2 ले लो 25 पर 25, और m2 कितना हो गया बोलो? तो ये हो गया 37 AMU। समझ गए? एम एवरेज निकाल दो, तो एम एवरेज इज इक्वल टू
x1 m1 प्लस x2 m2। अगर परसेंटेज में है तो याद रखो नीचे हमेशा सम कितना आएगा, 100 आएगा। 75 प्लस 25 100 आ गया। परसेंटेज का मतलब ही होता है। अब हमने इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो 75 इंटू 35 प्लस दूसरा हो गया 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 35.5 AMU आ गया। ठीक है, अब यहां पर 35.5 ये इसका रिजल्ट आ गया AMU आ गया, एटॉमिक मास। इतना ये एवरेज मास है इसका। कैसा मास है, एवरेज एटॉमिक मास है क्लोरीन का। जबकि क्लोरीन की जब हम 35, अगर यहां पर आप कहा जाए कि भाई क्लोरीन 35.5, तो आप कहेंगे सर ये तो मास नंबर ऊपर लिखा है। यही होता है ना, 35.5 क्या आधा न्यूट्रॉन है कि आधा प्रोटॉन है, तो गलत जवाब हो जाएगा ना। तो आप क्या कहेंगे, नहीं सर ये दो आइसोटोप का एवरेज मास है, जबकि रियल में इट इज नॉट ए मास नंबर। याद रखो, इट इज नॉट ए मास नंबर। ये जो है नॉट मास नंबर, ये मास नंबर नहीं है, ये एवरेज एटॉमिक मास है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक क्लोरीन 35 एक क्लोरीन 37, तो दोनों का एवरेज एटॉमिक मास इतना हो गया। क्या ये बात अच्छी तरह समझ में आ गया? कभी कभी यही कोई इसी टाइप के क्वेश्चन वो परसेंट रेशियो में दे देता है। देखना सेकंड, ये हमारा एग्जाम्पल था ना, एग्जाम्पल नंबर 1। अब सेकंड एग्जाम्पल उसने क्या बना दिया, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2 कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 exist in nature and 3:1। क्या रेशियो है, 3:1। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जेई में भी डाला है और नीट में भी डाला है। याद रखो, इस तरह का उसने पूछ दिया क्वेश्चन। ठीक है, 3:1 फाइंड क्या करा रहा, फाइंड एम एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। अब कैसे निकालोगे, परसेंटेज में तो है नहीं, लेकिन ये तो रिलेटिव अबंडेंस है। दिस इज द रिलेटिव अबंडेंस। ये हो गया x1 3 और ये x2 कितना है 1, जबकि यहां पर m1 कितना है 35 और m2 कितना है 37। तो फॉर्मूला तो वही लगाना है। क्या बनेगा, एम एवरेज, एम एवरेज इज इक्वल टू x1 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 35.5 आ जाएगा। AMU क्या है बेटा, ये एवरेज एटॉमिक मास है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्टोइचियोमेट्री में या केमिस्ट्री में कहीं पर भी, तो हमें मास कितना लेना है, 35.5 लेकर ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और अगर इन पर क्वेश्चन बनता है तो वो बताएगा अलग से कि ये क्लोरीन 35 है या क्लोरीन 37 है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल लगा रहे, वहां पर न्यूमेरिकल में कह रहा क्लोरीन प्रेजेंट है, तो फिर हमें मास क्या लेना है, क्लोरीन का एवरेज मास। हमें पता है नहीं कौन क्या है, इसका मतलब दोनों होंगे। इस मास को लेकर के हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छे। अब ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस ये है इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन घर में करना। ठीक, ऐसा आएगा नहीं, एनसीईआरटी की बुक ने ऐसा दिया है। आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। होमवर्क इसी तरह एक क्वेश्चन और ये पड़ा, ये भी आपकी एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये देखो यहां पर आपको करना आपको ही है, हम बता रहे हैं। ठीक है, आइसोटोपिक मोलर मास। ठीक, अब देखिए
आर्गन 36 है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल में लेकर क्या चलना है, ये लेकर चलना है। ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3 आपको ही, और ये क्या हो गया बेटा X1, ये क्या हो गया X2, ये हो गया X3। अब आपको सॉल्व करना है, आपको क्या लेना है, एम एवरेज किसका निकाल रहे, आर्गन का। दिस इज X1 M1 प्लस X2 M2 प्लस X3 M3 डिवाइडेड बाई X1 प्लस X2 प्लस X3। सॉल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या ये बात अच्छी तरह क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास पर आती है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है? जिस तरह एटम की बात चलती है, इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास की भी बात चलेगी। किसकी बात चलेगी? एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात चलेगी। अच्छा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो है, मान लेते ये कंटेनर है, ठीक। इस कंटेनर में बहुत सारी गैसें भरी, मान लेते एक हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, जो रिएक्शन आपस में ना करें, ऐसी गैसें प्रेजेंट है, ठीक है। अब तो ये बेटा एयर बन गई ना, अब तो ये कोई फिक्स गैस तो है नहीं कि हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये तो क्या है, ये तो एक मिक्सचर बन गया ना, सॉल्यूशन बन गया गैस का, ठीक है। ये बन गया गैस का सॉल्यूशन, ओके। यहां पर जब हम मास निकालेंगे तो अब हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ एयर, ये निकालेंगे। और मास ऑफ एयर क्या होगा, इन तीनों का कंपोजिशन लेना है। क्या लेना है? तीनों का एवरेज मास लेना है। ये मॉलिक्यूल है ना, H2O2 N2 और जो भी आ जाए, ठीक है, समझ में आ गया। इनका जो यूनिट होता है, हम क्या कह रहे हैं, एवरेज मास ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एयर ही लिख देते हैं, या मिक्सचर लिख दो, प्रेजेंट इन मिक्सचर इज नोन एज एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज यहां पर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेटा आप कैसे आप सॉल्व करोगे, इनका यूनिट दिमाग में रखो। क्या है यूनिट, दिमाग में रखो, इनका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। क्या लेना है यूनिट, ग्राम पर मोल लेना है। देखो यूनिट यहां पर MU नहीं ले, क्या लो, ग्राम पर मोल, ठीक। मोल के बेस से एक पॉइंट दिमाग में रखो, मोल हमारा क्या होता है, जरा देखो, मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है। मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक। मास हमें किस में लेना है, ग्राम में लेना है, ये ग्राम में है, और ये भी हमारा किस में हो गया, ये होता है ग्राम पर मोल में। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। डब्लू ग्राम, तो पहले तो मोल हमें क्या लेना है, मोल। अच्छा, दूसरा देखो, गिवन मास, तो मास क्या हमने ले लिया, मास इज इक्वल टू, मास को हमने W मान लिया, मान लो, तो इसका क्रॉस ले लो, तो ये हो गया मोल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक। मोल को क्या कहते हैं, N इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इस ट्रिक को पहले हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। एम एवरेज गैस के लिए चल रहा है, ठीक है।
टोटल मास ऑफ गैसेस डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड कर दें, टोटल मोल्स ऑफ गैसेस। टोटल मास कितना है और टोटल मोल कितनी है, इसका मतलब क्या बना, अभी देखो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, तो एम एवरेज इज इक्वल टू W1 एक गैस, W2, W3, W4 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स क्या हुआ, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, अभी हम लोगों ने क्या स्टडी की थी, N इज इक्वल टू W अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास, और ग्राम मॉलिकुलर मास को शॉर्टकट में हम लिख रहे कैपिटल एम, तो W क्या हो गया, W इज इक्वल टू N इंटू कैपिटल एम, इसको हमने डैश मान लिया, तो ये W आ गया, और मोल W अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास। ठीक है, तो W1 की वैल्यू क्या लिख लें यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू W1 N1 M1 डैश प्लस N2 M2 डैश प्लस N3 M3 डैश सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये मिल जाएगा एम एवरेज। क्या मिल गया हमें, एवरेज मॉलिकुलर मास ऑफ गैस, ये यहां पर हमें फाइंड हो गया। समझ रहे हो ना, समझ गए तो वेरी गुड। देखो एग्जाम्पल के जरिए प्रूव करते हैं। ए गैस कंटेन 35 ग्राम नाइट्रोजन गैस, 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस and 0.112 liter of methane at 1 atm 273 Kelvin. What is average weight? चलो पहले ये देखो, ऑक्सीजन गैस बाई मोल्स, जैसे कि एयर है, एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, 80% नाइट्रोजन है। ठीक है ना बेटा, कितनी नाइट्रोजन है, 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन गैस बाई मोल के अकॉर्डिंग है। मान लो ये हमारा गैस का कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर में ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, ये गैस भरी हुई है। अब गैस में एक कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। इसके मोल कितने हैं, N1 नाइट्रोजन के मोल कितने हैं, 80, और N2 ऑक्सीजन के मोल कितने हो गए, 20 हो गए। यही कह रहा है ना, बाई मोल्स, इतने मोल्स हुए ना। अब बताइए बेटा इसका मास कितना होगा, तो मास भी तो चाहिए, तो W1 क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू N1 इंटू एम डैश, इसका एम डैश नाइट्रोजन का कितना हो गया, 14 दूनी 28, तो ये हो गया 80 मल्टीप्लाइज बाई 28 ग्राम। ठीक है, और ये कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाइज बाई 16 दूनी 32 32, ये बन गया हमारा W2। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 32 दूनी 64, 640 ग्राम, और ये कितनी हो गई, 0 8 अट्ठे 64 की 4, 6 8 दूनी 16, 6 2240 ग्राम हो गई। उठा लो। अब देखो बेटा क्या फॉर्मूला बना गैस का, एम एवरेज, ठीक है, किसका निकाल ले, एयर का, दिस इज इक्वल टू W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई, अब W1 W2 को आप इस तरह भी लिख सकते हो, WN2 प्लस WO2 डिवाइडेड बाई NO2 प्लस N2। N का मतलब मोल, कितना बना जा करके देखो ध्यान से, तो WN2 कितना है, WN2 कितना आ गया, 2240 प्लस
वो कितना हो गया 640 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 80, तो टोटल कितना हो गया 00448 एंड 6 और 2 8, दिस डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया 28.8 ग्राम पर मोल। ये बन गया, ये मोल में है। अब मोल हमारा इसी का अगला टॉपिक है, तो थोड़ा सा देख लो, और नहीं तो अगर जब हम मोल पढ़ा दें तब इन क्वेश्चन को देख लेना, समझ लेना, ठीक है। फिलहाल यहां से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह ये है, देखो यहां पर बेटा ये दो कंडीशन है, एक लीटर वाली दी गई है, ठीक है, एक गैस है। इस गैस में ये जो एयर है या गैस का मिक्सचर है, इसमें कितनी गैसें प्रेजेंट हैं, 3 गैसें प्रेजेंट हैं। वो 3 कौन कौन सी हैं, एक तो है N2 कंटेन नाइट्रोजन गैस, दूसरी कौन सी है O2, और तीसरी कौन सी है मीथेन गैस। ये ग्राम में क्वांटिटी दी गई है और ये लीटर में दी गई है, ठीक है ना। तो देखो बेटा W, अब W निकालना, तो WN2 कितना गिवन है 35 ग्राम, WO2 कितना गिवन है 64 ग्राम, और इसका वॉल्यूम दिया गया है। ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है एसटीपी की, किसकी है एसटीपी की। तो इसका वॉल्यूम है 0.112 लीटर। एसटीपी पर 16 ग्राम मीथेन का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो पहले इसको देख लो, इसके मोल निकाल लो। तो इसके मोल कितने हो गए एन N2 35/28, 35 ग्राम है ना, प्लस, और अच्छा इसका कितना हो गया N2 64/32, और इसका N हो गया 0.112 डिवाइडेड बाई 22.4। ओके, तो सॉल्व कर दो। 7 7 बना 35, 7 चौको 28, 5, तो ये हो गया 1.24, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो मोल ये निकल रहे, ये पॉइंट से ये पॉइंट को अगर हम हटा दें तो ये पॉइंट हट गया, मल्टीप्लाई कितना करना होगा 100, ठीक है, और 11 2, तो ये आ गया 1/200 आ गए, इतने मोल आ गए भाई साहब ये। 1/200, दैट्स मीन 5 इंटू 0.0005 आ गए, इतने मोल इसके हो गए, ठीक। अच्छा इसका मास निकाल लो, मीथेन का मास। तो अभी आपने मास निकालना सीखा था, तो इसका मास कितना हो गया W मीथेन इज इक्वल टू कितना आएगा, मोल इंटू मॉलिकुलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास। तो ये हो गया 0.005 इंटू 16, तो 16 पंचे 80, 0.08 आ गया, इतने ग्राम आ गया, ठीक। सारी वैल्यूज निकाल ली, तो अब बचा ही नहीं कुछ। अब ये क्या बचा, एम एवरेज इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन अब यहां पर फाइंड कर दो भाई। तो टोटल मास कितना हो गया 35 प्लस 64 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई मोल्स कितने हो गए, तो मोल्स हो गए 1.24 प्लस 2 प्लस 0.005। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा ग्राम पर मोल। ये था ग्राम मॉलिकुलर मास। तो ग्राम मॉलिकुलर मास बेसिकली गैस के लिए होता है, जहां पर गैस मिक्सचर हो, लेकिन याद रखना वो गैसें आपस में रिएक्शन नहीं करें। अगर रिएक्शन कर गई, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर
अमोनिया गैस है, कौन सी गैस है, एक में अमोनिया गैस भी है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब बताइए एवरेज, अरे भैया ये एसिडिक है, ये बेसिक है, दोनों ने रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड सॉलिड बना दिया, तो अब यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। वो गैसों पर ये रूल अप्लाई होगा जो गैसें केमिकली ऑर्डिनरी कंडीशन पर इनर्ट है, रूम टेम्परेचर पर जो रिएक्शन आपस में नहीं करती हैं उन पर ये रूल एप्लीकेबल होता है। समझिए, तो ये था एम एवरेज। अगला पॉइंट आता है जिसे हम क्या पढ़ेंगे, मोलर मास। क्या पढ़ते हैं, मोलर मास। तो बेटा मोलर मास क्या है, देखो ध्यान से, मास ऑफ, मोलर मास जो होता है ये भी दो तरह का होता है। पहले हम इसको ये देखते हैं होता क्या है। मोलर मास, मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स। अब वन मोल क्या होता है, दिमाग में रखना, वन मोल का मतलब मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल का मास। और इसी नंबर का एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम कहते हैं आईने, मास ऑफ आईने पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स का जो मास होता है उसे हम कहते हैं मोलर मास। अभी तक एक का पढ़ रहे थे, अब कितने का पढ़ रहे, इतने एटम का पढ़ रहे हैं, मास ऑफ इतने वन मोल पार्टिकल, या मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, या मास ऑफ एनी पार्टिकल्स, दिस इज नोन एज मोलर मास। इसी को क्या पढ़ते हैं, मोलर। किसी भी तरह डिफाइन कर दो, द मास ऑफ वन मोल पार्टिकल इज नोन एज मोलर मास, the mass of 6.022 into 10 की पावर 23 particles is known as molar mass, the mass of any particles is known as molar mass। इसका जो यूनिट है ना, यूनिट याद रखो, ग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट है। ग्राम में लिख दो या ग्राम पर मोल लिख देते हैं। क्लियर हो रहा है ना, इतने पार्टिकल के मास को हम कहते हैं मोलर मास। अब पार्टिकल कितने टाइप के हैं, दो तरह के, न्यूट्रल में एक एटम और दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा आयन भी हो सकता है, लेकिन दो ही को समझ लो, आयन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जो एटम है, यहां पर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हो गए दो तरह के, एक हो गया एटम और दूसरा हो गया मॉलिक्यूल, या तो एटम है या फिर मॉलिक्यूल। एटम के मास को हम पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास। देखो बेटा ग्राम ऑटोमेटिकली आ गया, क्या पढ़ते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्टकट में GAM लिख देते हैं। और इसी को क्या पढ़ते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और कलेक्टिवली इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली हम इन दोनों को बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास कहते हैं। ठीक, अगर एटम है तो एटम के लिए नाम क्या दोगे, ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल है तो नाम क्या दोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन है क्या, मोलर मास। क्या होता मोलर मास, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स इज नोन एज मोलर मास। इतने पार्टिकल का कलेक्टिवली नाम जो है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। द मास ऑफ वन मोल पार्टिकल, द मास ऑफ वन एवोगैड्रो पार्टिकल
इज नोन एज मोलर मास। इफ पार्टिकल्स आर एटम, तब हम इसी को नाम देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और अगर यही एटम हमारे क्या है, पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल है, तो क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर यही पार्टिकल आयंस हैं तो क्या बोलेंगे, ग्राम आयनिक मास। क्या पढ़ेंगे, ग्राम आयोनिक मास पढ़ देते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आयोनिक मास पढ़ देते हैं। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? अब जरा समझते हैं। ठीक, जैसे जैसे हमने कहा कि भाई ऑक्सीजन है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम की बात चल रही है ना, तो O आएगा। कितना है, 16। अच्छा, ग्राम पहले ही लगा दिया, ग्राम पहले ही लगा दिया, ठीक। या आप लिख सकती हो 16 ग्राम। चूंकि 6.02 10 की पावर 23 है, तो और भी अच्छा लिखने का तरीका 16 ग्राम पर मोल। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, 16 ग्राम, यही है ना। क्लियर हो गया ना? अब बेटा है क्या यहां पर कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हम लिखे हैं नंबर 2, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। चलो बोलो कितना लिखोगे, 14, या 14 ग्राम, या फिर 14 ग्राम पर मोल लिख देते हैं। इसी को हम कह सकते हैं मोलर मास। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये जरूर लिखो। अगर ये नहीं लिखोगे तो पता नहीं क्या वो कहना चाहता है, गैस है या कुछ एटम है। 14 ग्राम पर मोल, 14 ग्राम पर मोल आ गया। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अब देखो मॉलिक्यूलर मास चल रहा ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा, O2। क्या होगा, O2। बताया बेटा कितना बना, 32 ग्राम। 32 लिख दो, 32 ग्राम या 32 ग्राम पर मोल होता है। समझ रहे हैं ना? मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, चलो बोलो 71 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4 कितना आएगा, 16 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 कितना आएगा, 180 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12H22O11 कितना आएगा, 342 ग्राम आ जाएगा। कितना आएगा, 342 ग्राम आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों भाई, समझ गए ना? अब देखिए इसका कन्वर्जन हम कैसे कर लें। जैसे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, बोलो बेटा, 14 AMU। 14 AMU है। ग्राम में कितना होगा, 1 AMU में कितने ग्राम होती हैं, अभी पीछे बताया था 1 AMU इज इक्वल टू 1/any ग्राम। तो अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइज बाई 14 इंटू 1/any ग्राम हो गया। समझ रहे हो? क्लियर हुआ ना? अब हमें चाहिए क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल पार्टिकल का चाहिए, एनी पार्टिकल का चाहिए, तो ये कितना हुआ, 14 इंटू 1/any।
मल्टीप्लाइज बाई Na ग्राम, तो Na से Na कैंसिल हो गया, कितना आ गया 14 ग्राम आ गया। आ ले लो समझ आ रहा है ना। अरे भाई एक एटम का मास कितना था 14 AMU, हमें लाना किसमें, ग्राम में। 1 AMU में कितने ग्राम है, 1/Na, हमने 1/Na का मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें आ गया, ग्राम में आ गया। हमें चाहिए ग्राम एटॉमिक मास, एक मोल एटम का मास कितना है, या 1 Na का मास कितना है। तो एक एटम का मास तो इतना था, Na का कितना है, तो Na का मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 ग्राम आ गया। समझ रहे हो ना। चलो और एक देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 2 पर आती है। एग्जाम्पल 2, जैसे ये कहा गया कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन कितना दिया गया है बेटा, 16 AMU दिया गया है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कन्वर्जन करना है बेटा, क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो देखो बेटा कैसे किया, 16 1 AMU में कितने ग्राम है, 1/Na ग्राम, ये हो गया 1 एटम का, कितने का है मॉलिक्यूलर मास, एक एटम का लेते हैं। अब हमें चाहिए क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितने मॉलिक्यूल का होता है, तो आप कहेंगे सर Na का होता है। तो ये तो एक एटम का मास है ना, ये कितने एटम का मास है, 1 एटम का मास है। Na का कितना हो जाएगा, तो आपने किया 16 इंटू 1/Na मल्टीप्लाइज बाई Na, एक एटम का मास मल्टीप्लाइज बाई Na एटम का मास, मास ऑफ 1 एटम इंटू Na एटम, इतने ग्राम हो गया। तो Na से Na कैंसिल हो गया, कितना आ गया 16 ग्राम आ गया। समझ रहे हैं ना। ट्रिक क्या बना दूं, ऐसे बना दूं कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम, किसमें लेना है, इन ग्राम, मल्टीप्लाइज बाई Na। एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, ओके। जैसे कि हीलियम है, फिर एक एग्जांपल देखो, हीलियम दिया गया है। हीलियम में एटॉमिक मास बताओ बेटा कितना है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 4 AMU। अब इसको ग्राम में ले जाइए, तो ग्राम में कितना हो गया, 4 इंटू 1/Na ग्राम हो गया। तो ये तो एक एटम का मास आया है। कितने एटम का मास आया, एक एटम का मास आया। हमें निकालना क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 एटम का मास 4 इंटू 1/Na ग्राम मल्टीप्लाइज बाई कितने का मल्टीप्लाई करना है, Na का। Na से Na कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 ग्राम आ गया। अब है क्या, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही। देखो बेटा ध्यान से, अगर हम यहां पर हमने लिखा एटॉमिक मास, मास, ठीक, रिलेटिव मास, दूसरा एटॉमिक मास, मास है ना, यहाँ पर लिखा हमने एलिमेंट ले लो, क्या लिया, एलिमेंट्स या कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है। ये क्या हो गया, ये रिलेटिव मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे। ठीक, आपसे आ गया हीलियम। चलो, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या यूनिट था रिलेटिव एटॉमिक मास का, कोई यूनिट नहीं था, 4 लिख दो, दिस इज द मास नंबर। ठीक, ग्राम एटॉमिक मास,
अब ये एटॉमिक मास है तो क्या लिखोगे 4 AMU। ठीक है। अब अगर कहा जाए ग्राम एटॉमिक मास तो 4 ग्राम। इसका मतलब Na पार्टिकल का मास है ये, और इसका मतलब एक पार्टिकल का मास है। दूसरा देखो नाइट्रोजन 14, रिलेटिव कितना हुआ 14, ये कितना हुआ 14 AMU, और ये 14 ग्राम हो गया। जैसे आपसे कहा गया ऑक्सीजन 16, तो ये 16 है, रिलेटिव में यूनिट नहीं होगी, इसमें यूनिट क्या होगी AMU होगी यूनिट, और यहाँ पर 16 ग्राम होगी। आपसे कहा गया H2SO4, बोलो बेटा कितना है 98, ये कितना हो गया 98 AMU, और ये 98 ग्राम पर मोल हो गया। जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो इसी का यूज करेंगे, क्योंकि एक एटम और मॉलिक्यूल से रिएक्शन नहीं होती हैं। हमने कहा कि ऑक्सीजन है, ये पकड़ लिया, लो, संभव है नहीं है। ऑक्सीजन गैस को फिल करेंगे कंटेनर में, वेसल में, फिर उसका वेट लेंगे, एक मॉलिक्यूल का नहीं है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। C6H12O6 कितना है 180, ये कितना बन गया 180 AMU, और ये 180 ग्राम। ठीक है। HNO3 बोलो कितना बन रहा है, ये बन रहा 63, ये 63 AMU, और ये हो गया 63 ग्राम। ये कहानी यहां पर चलती है, समझ गए। अब मान लेते हैं कि वो ये कहता है हमसे, एग्जाम्पल देखो, जैसे ये कहा गया कि मोलर मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम, फाइंड एक्चुअल एटॉमिक मास, फाइंड एक्चुअल मास या एक्चुअल एटॉमिक मास। ठीक, और ग्राम में ही पूछ रहा, किसमें पूछ रहा ग्राम में। ठीक है। अब देखो एक्चुअल अभी हमने बताया ना, एक्चुअल होता है एक एटम का मास, किसका होता है 1 एटम का मास। तो भाई कितना है, अरे सिंपल सा लॉजिक है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो एक्चुअल का मतलब हो गया 1 एटम का वेट कितना हुआ 32 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, यही हुआ। AMU में अब आप ले जा सकते हो, AMU में ले जाने का तरीका बताओ बेटा। 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं 1/Na, तो ये क्या है, ये तो Na है ना, 1/this तो कितना बन गया 32 AMU आ गया, सॉल्व हो गया, हो गया सॉल्व। और देखो जैसे ये है, फाइंड द मास ऑफ 50 एटम्स ऑफ हीलियम इन ग्राम एंड इन AMU, ब्रैकेट में लिखा है हीलियम 4। अब बताइए क्या समझ रहे हो, हीलियम 4 कौन सा मास दिया है, रिलेटिव दिया है या मास नंबर दिया है तो दोनों एक ही, यही है ना। दिया है ये, पूछ किस में रहा ग्राम में और AMU में हीलियम का। तो आप चाहो दो तरीके से सॉल्व कर सकती हो। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है, मेथड नंबर फर्स्ट, 1 हीलियम एटम या एटॉमिक मास कितना है 4 AMU, तो 50 एटम का कितना हो गया
50 इंटू 4 AMU, 4 पंचे 20, 200 AMU हो गया। अब वो कहता नहीं मुझे ग्राम में चाहिए, तो 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं? 1/Na ग्राम में आ गया। अब ये कैलकुलेशन नहीं एग्जाम में पूछता है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पूछता है। वो भी जानता है कि कैलकुलेशन भी हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, ग्राम में भी आ गया, AMU में भी आ गया। पहले AMU में चले फिर ग्राम में चले। फर्स्ट मेथड कंप्लीट। समझ में आया? एक एटम का मास या एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 AMU, तो 50 का कितना हो गया? 50 इंटू 4, 200 AMU। AMU में आ गया, ग्राम में चाहिए तो 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं? अभी बताया गया था 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ले लो, सॉल्व हो गया। अच्छा, अब सेकेंड मेथड, इसका उल्टा चल लो। अब जो भी मेथड आपको अच्छा लगे। और कि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हो गया Na एटम्स ऑफ हीलियम कितना है? 4 ग्राम। तो 1 एटम का कितना हो गया? 1 एटम का कितना हो गया? 4/Na ग्राम। तो 50 का कितना हो गया? 50 एटम का, तो 4 इंटू 50 डिवाइडेड बाई Na ग्राम हो गया, इज इक्वल टू 200/Na ग्राम हो गया। उल्टा चल गए। ठीक, तो ये ग्राम में पहले निकाल दिया। अब AMU मिलाना है, तो 1/Na ग्राम में कितने AMU होते हैं? 1। तो हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, 1/Na को यहाँ से हटा दो, ऐसे लिख दो 200 इंटू 1/Na ग्राम। तो 1/Na क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 200 AMU। लो, जो आपको सरल लगे उसी के बेस से न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो, हो जाएगा। तो ये होता है मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ दी फॉलोइंग, आपकी NCERT की प्रॉब्लम है। तो मोलर मास वाटर का कितना है? 18 ग्राम, CO2 का 44 ग्राम, मीथेन का 16 ग्राम। अरे भाई अब तो हो गया, वेरी गुड। तो यहां से टाइप्स ऑफ मास आपका कंप्लीट होता है। ठीक है।